प्यारे बच्चों, क्लास 11th इतिहास विषय का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी है, ध्यान से इसको देखें। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण था। तो कच्चे माल की प्राप्ति है, निर्मित माल की खपत है, ईसाई धर्म का प्रचार है। तीनों ही उसका कारण था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो थे वो थे माओरियो। तो यहाँ दूसरा का ए हो जाएगा माओरियो। तीसरा है, चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में हुई थी। चौथा है, कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक जो थे डॉक्टर सन यात सेन थे। तो चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये जो है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो पांचवा का डी हो जाएगा। छठा है, टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का पुराना नाम यहाँ ईडो लिखा है, कहीं एदो लिखा रहता है, कहीं ईडो लिखा रहता है। तो यहाँ पर ईडो लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उपनिवेश स्थापित करने वालों को सेटलर कहा जाता है। पेरी चारागाह कहाँ था? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। जॉन विकेस बुथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? तो ये किया गया था आपका अब्राहम लिंकन। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था आपका 1949 एडी में। अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, सेटलर से आप क्या समझते हैं? तो सेटलर या आबादकार उपनिवेश स्थापित करने वाले को कहा जाता है। फिर है, गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं? तो गोल्ड रश सोने की नई खोज के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे? तो अमेरिकी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित तथा अमेरिकी लोगों के हितों के बीच टकराहट। दूसरा कारण है, मात्र देश इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति की कमी। इसको डील को आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिए। तीसरा कारण है, बौद्धिक चेतना का विकास। तो इसमें है, बौद्धिक चेतना के विकास में शिक्षा, पत्रकारिता एवं विचारकों ने विशेष योगदान दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। हार्वर्ड कॉलेज तथा विलियम एंड मेरी कॉलेज शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। चौथा है, गवर्नर व स्थानीय विधान परिषद में तनाव। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा संचालित होती थी। ये दोनों सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी, लेकिन स्थानीय लोगों की विधान परिषद इनके हस्तक्षेप को उचित नहीं मानती थी। पांचवा कारण है, उपनिवेशों का स्वतंत्र प्रेम। तो अप्रवासी इंग्लैंड नागरिक अधिक स्वतंत्रता प्रेमी थे। इनमें जनतन शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से अधिक प्रचार था। इंग्लैंड का प्रारंभ में नगण्य हस्तक्षेप। तो इंग्लैंड ने प्रारंभ से ही इन उपनिवेशों के स्व शासन पर अंकुश लगाने का प्रयत्न नहीं किया। अपने निर्माण काल में ही उपनिवेश पर परिस्थितियों अनुसार अपना विकास करने में स्वतंत्र थे। सातवां है, 7 वर्षीय युद्ध, जो 1757 से 1763 तक चला। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। इसमें इंग्लैंड की निर्णायक जीत हुई और अमेरिका से सभी फ्रांसीसी उपनिवेश इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में आ गए। इस युद्ध ने औपनिवेशिक सैनिकों को उनकी शक्ति का एहसास करा दिया। फिर है, सम्राट जॉर्ज तृतीय की गलत आर्थिक नीतियां, जैसे शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, स्टाम्प एक्ट और चाय कर। जो बोस्टन टी क्रांति जो हुआ था, चाय कर के कारण हुआ था। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? तो सन यात सेन के नेतृत्व में 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं।
वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम तीन सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। ये तीन सिद्धांत है राष्ट्रवाद। इनका इसका अर्थ था कि मांचू जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। दूसरा है गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, तो अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना। तीसरा है समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में समानता लाए। सन यान सेन के विचार में क्योमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन चार बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। 15 नंबर क्वेश्चन है, चीन में साम्यवाद के उदय एवं विकास का विवेचना कीजिए। तो चीन में साम्यवाद का विकास विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। चीन में इसके उदय के निम्नलिखित कारण थे, तो यहाँ आपको कारण देखना है। रूसी क्रांति का प्रभाव, पहला कारण था रूसी क्रांति का प्रभाव, जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात चीन के लोगों को यह धारणा बन गई थी कि बोल्शेविक विचारधारा के माध्यम से ही चीन का उद्धार संभव है। परिणाम स्वरूप चीन में कई साम्यवादी संस्थाओं की स्थापना की गया। वहां संगठित साम्यवादी आंदोलन का आरंभ हुआ। पश्चिमी शक्तियों के प्रति चीन में असंतोष, चीन की जनता चीन में विदेशियों के प्रभाव से बहुत असंतुष्ट थी। अपने विरोध को ऊर्जा देने के लिए उसे एक सशक्त और क्रांतिकारी दल की आवश्यकता थी। यह शक्ति और भावना उन्होंने साम्यवादियों में देखी। दूसरा है चीन में आर्थिक विकास, तो साम्यवाद मुख्यतः एक आर्थिक विचार था। साम्यवाद का घोषणा उद्देश्य वर्ग संघर्ष को समाप्त करके इसके स्थान पर आर्थिक समानता स्थापित करना था। उस समय चीन में आर्थिक असमानता की अतिव्याप्तियां ने साम्यवाद के उदय के लिए माहौल तैयार कर दिया। तीसरा है शिक्षा का प्रसार, तो 19वीं सदी के अंत तक चीन में शिक्षा के कई केंद्र स्थापित हो चुके थे। शिक्षित जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता था, वह रूस में हो रही घटनाओं के प्रभाव को ग्रहण कर रही थी। इस प्रकार जनता साम्यवाद की ओर आकर्षित हुई। अगला पॉइंट है माओ का नेतृत्व। इस समय चीन में माओ तुंग जैसे क्रांतिकारी नेता का मजदूर और निम्न वर्ग पर व्यापक प्रभाव पड़ा। माओ में असाधारण संगठनीय क्षमता थी। माओ के प्रयासों से चीन में संगठित साम्यवाद आंदोलन आरंभ हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। तो जापान का आधुनिकीकरण मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान में आधुनिकीकरण की भावना का बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। जापान ने राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पश्चिमी विचारों और सिद्धांतों को अपना लिया। इस प्रकार जापान का आधुनिकीकरण विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। जापान में आधुनिकीकरण की भावना का प्रसार होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जापानी लोग पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखकर अपने देश को इतना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे जिससे वह पश्चिमी देशों का सामना कर सके। जापान अपने को चीन के समान केवल भाग्य पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जापान ने बड़ी तेजी के साथ अपना आधुनिकीकरण किया। अब उसका आधुनिकीकरण के क्या क्या, तो सेना का आधुनिकीकरण किया। इसको आप लोग देख लीजिए, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। धीरे धीरे हम बढ़ा दे रहे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, आप पॉइंट को भी लिख के थोड़ा थोड़ा डील कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षा का आधुनिकीकरण। तीसरा पॉइंट है राजनीति का आधुनिकीकरण। चौथा पॉइंट है आपका औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। पांचवा है सामाजिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्लास 11th इतिहास विषय के क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।